हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ अविनाश। वेलकम टू माय चैनल अविनाश 7 चेज योर ड्रीम्स। आज हम लोग अपने पॉलिटी के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ उनको कंटिन्यूएशन में देख लीजिए, आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका जरूर आंसर करूँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। दिस इज़ कॉमनली नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब देखिए, जो इंडियन काउंसिल एक्ट निकल कर आया था 1909 में, उसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसके मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 19 में सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है क्योंकि आपको ही पता है कि पॉइंट वाइज पढ़ने से ज़्यादा मेमोराइज रहती हैं चीज़ें आसानी से। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दूंगा तो शायद आपको इतनी आसानी से याद ना रहे। ठीक है, चलिए, कॉमनली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया था, उसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। उसी दौरान यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो बनाए गए थे वो कौन थे? लॉर्ड मॉर्ले एंड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये इन्हीं के नाम पे है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसलिए इनको कहा गया है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1909 में कौन थे? लॉर्ड मॉर्ले। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसको ध्यान रखिएगा, जो स्टैटिक पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मतलब जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है इसका? इस दौरान क्या हुआ था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था वो इस समय बढ़ा था। ठीक है, दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल्स पे। सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल लेवल्स पे क्या था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का वर्क, वो मतलब जो वर्क था इसका, वो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बताया, वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको उसको क्लियर करके दूंगा। ठीक है, तो इस मतलब 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थे उसका साइज बढ़ाया गया था, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल्स पे भी। और कौन कौन से प्रोविंसेस, जैसे बॉम्बे एंड मद्रास। मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे उसको 16 से 60 कर दिया गया था, यानी बहुत बड़ा एक बदलाव आया था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल लेवल पे थे उसका जो नंबर था वो 16 से डायरेक्टली 60 कर दिया गया था। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं, जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको मेंटेन रखा गया था। और जो नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पे थी उसको भी मेंटेन रखा गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस दौरान वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे लॉर्ड मिंटो। और इस दौरान लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो साइज था वो बढ़ाया गया था, दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल्स पे भी। सेंट्रल लेवल पे जो बढ़ाया गया था वो 16 से 60 कर दिया गया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिटेन करी गई थी, ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन करी गई थी कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी कहाँ मेंटेन करी गई थी? यानी कि उतनी ही थी। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या मेंटेन करी गई थी? नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। अब हम लोग देखते हैं इसको। नाउ द मेंबर्स में आस्क्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। अब देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में एक सबसे बड़ा चेंज ये आया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वो अब क्वेश्चन कर सकते थे। अभी तक क्या था कि जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वो क्या कर रहे थे, वो लोग सिर्फ कानून बना रहे थे। ठीक है, उसके मतलब वो लोग उस पर ना कुछ क्वेश्चन कर सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, ना वो कुछ कह सकते थे। मतलब वो कानून बना के मतलब पास कराते थे पार्लियामेंट में, और वो जो भी क्वेश्चन मतलब उसके दौरान जो होते थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल खुद हैंडल करता था। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई हक नहीं था तो वो उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सके। मतलब कि अगर उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थोड़ा चेंज करके उसको इंप्लीमेंट करा तो उसको क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं था। लेकिन जो हमारा ये वाला एक्ट आया था, कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इस दौरान एक सबसे बड़ा चेंज ये देखा गया कि अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्वेश्चन कर सकता है। किससे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। किस पे? मतलब बजट पे। बजट, जो भी बजट पे वो कानून बनाएगा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो उस पर क्वेश्चन कर सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। अब एक रास्ता क्लियर हो गया था कि जो है रिफॉर्म्स आने तय थे। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन करेगा वो, ठीक है, तो वो जब क्वेश्चन करेगा, अगर वहाँ से उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलेगा तो वो अपना एक सजेशन भी देगा, और सजेशन देगा तो जाहिर सी बात है उसमें रिफॉर्मेशंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, दो काउंसिल था वाइसरॉय के पास, एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वाइसरॉय का, उसमें जो फर्स्ट इंडियन आया था वो कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जो फर्स्ट वो इंडियन थे वो हमारे कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और ये अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर भी थे।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर विल बी अ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें यह भी है कि 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, किसको, मुस्लिम्स को, ठीक है। मुस्लिम्स को वरीयता दी गई थी, क्यों, क्योंकि अब वो लोग, उनकी पॉलिसी ये थी कि अब इंडियंस को डिवाइड करो आपस में, ठीक है। पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स में डिवाइड करना चाहा, और जब हिंदू मुस्लिम्स को उन्होंने एक रिफ्ट क्रिएट कर दी थी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने हिंदूस में ही आपस में भिड़वाना इनको शुरू कर दिया, कैसे, जात पात में, ठीक है। तो वही चीज़ ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। नाउ देयर विल बी अ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स, इट वॉज डन बाय द एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। इन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट को मतलब एक एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, उनको उनके हक मिलने चाहिए। अब यहाँ पे जो मुस्लिम मेंबर्स थे वो इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स ओनली, यानी कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं डायरेक्टली अपने मुस्लिम जो हैं लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। और जो लॉर्ड मिंटो थे उनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस दी थी, किसने, लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो, और क्या इनके बारे में हमने एक पीछे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये मतलब फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया नहीं था, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1909 के दौरान, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के दौरान वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड मिंटो। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, या ये जब इलेक्टोरेट आया था सेपरेट मुस्लिम्स के लिए तो उस समय जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो कौन थे उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उस समय थे लॉर्ड मिंटो। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंसीज कॉरपोरेशंस, इसमें एक और एक चीज़ निकाली गई कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया किसको, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार्स को, ठीक है। ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब हमारा आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये कब आया, केम इनटू फोर्स इन 1921। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। हमारे जो 1909 वाले जो काउंसिल एक्ट था उसको क्या कहा जाता था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और जो हमारा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, इसको क्या कहा जाता था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। इस दौरान हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये जो मैं आपको एक पॉइंट्स में दे रहा हूँ, इसको जो ये मैंने पॉइंट्स में इसलिए बनाया गया, इसको बुलेट्स में इसलिए बनाया मैंने, जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में, क्योंकि आपको पता ही अगर डिस्क्रिप्टिव में इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको एक पर्टिकुलर उसमें शेड्यूल में बनाया हुआ है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो बाद में आपको एक रिवीजन भी कराऊंगा। आज की क्लास में खैर रिवीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा रहने वाला है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा जो मैंने फर्स्ट वीडियो से अभी तक का जो भी पढ़ाया वो पूरा एक रिवीजन करवा दूंगा, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में लास्ट में एकदम करवाया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 एक्ट था, ये मैंने बता दिया 1921 में आया था, ठीक है। इस दौरान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसको क्या कहा जाने लगा, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और 1909 वाले को क्या कहते थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। उस दौरान 1909 जो आया था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, उस दौरान जो है हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, मॉर्ले मिंटो, मतलब लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो थे उस दौरान। और इस समय जब 1919 का आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1917 में गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो सबसे बड़ा मतलब जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब अब वो लोग ये चाह रहे थे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहे यहाँ इंडिया पे, जो एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर कर सके इंडिया को और हमारी हुकूमत को इन पे अच्छे से कस सके, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं कि मतलब ऐसी आरा तिरछा मिर्चा जो लगा बस चल रहा है, जैसे भी चल रहा है ना, ट्रेडिंग कर बहाने से आ रहे हैं और अपने फ़ायदे उठा रहे हैं, तो वो नहीं चाह रहे थे वो लोग। अब वो लोग एक प्रॉपर एक अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो इंडियंस को उनका हक दे ही रहे थे और साथ ही साथ अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कायदे से इंडियंस पे लगा रहे थे। मतलब शिकंजा धीरे धीरे पूरी तरह कस चुका था उनका इंडियंस पे। तो फीचर्स ऑफ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या है देख लेते हैं। इसने सबसे पहली बार सेपरेट किया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, ठीक है। मतलब ये जब आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसने सबसे पहले सेंटर के सब्जेक्ट्स अलग कर दिए और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स अलग कर दिए। ऑथराइज्ड टू मेक द लॉज ऑन रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द अबाउट टू सब्जेक्ट्स। मतलब ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मतलब अंडर ये कहा गया कि ऑथोरिटी है, क्या ऑथोरिटी है कि इन पे जो है सेपरेट लॉज बनाए जा सके, यानी कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स के जो लॉज होंगे वो अलग होंगे, मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। हाँ ये बात होती है कि सेंट्रल में जो लॉ लगता है आपको भी पता है वो प्रोविंशियल मतलब लेवल पे लगेगा ही लगेगा, लेकिन इन्होंने कहा गया था कि सेंट्रल के सब्जेक्ट्स अलग होंगे और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स अलग होंगे।
मतलब ये अथॉरिटी पूरी पूरी दे दी गई थी किसके दौरान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान, ठीक है। डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, अब देखिए इन्होंने दो पार्ट्स में कर दिया इसको, सेंट्रल और प्रोविंशियल, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो पार्ट्स में इन्होंने ट्रांसफर करा। कैसे, मतलब दो पार्ट्स में बांट दिया। कौन कौन से, पहला इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को बांटा ट्रांसफर लेवल पे और दूसरा बांटा रिजर्व लेवल पे। ट्रांसफर लेवल पे देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ट्रांसफर लेवल पे जो बांटे गए वहाँ पे जो कम इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स थे सारे, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर हेयर, किसमें, ट्रांसफर लेवल पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसफर लेवल पे क्या थी, एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब ये देखिए ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने देखिए फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इन्होंने सेंट्रल लेवल पे बांटा और प्रोविंशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स को बांट दिया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे मतलब दो तरफ से बांटा इसको एक तरफ से बांटा ट्रांसफर लेवल पे और एक तरफ से बांटा रिजर्व लेवल पे। अब जो ट्रांसफर में थे जितने भी सब्जेक्ट्स वो कम इंपॉर्टेंस वाले थे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी ट्रांसफर लेवल पे, कि ये गवर्नर के द्वारा हैंडल किए जा रहे थे, जो कि उसमें जो मिनिस्टर्स थे वो कौन से थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को मतलब हैंडल कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मतलब जो प्रोविंशियल लेवल था, पहला तो ट्रांसफर हो गया, दूसरा था रिजर्व लेवल पे, इसको भी देख लेते हैं। जो रिजर्व लेवल पे था वो क्या था, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। आपने पीछे देखा ना, यहाँ पे क्या था, जो ट्रांसफर लेवल पे सब्जेक्ट्स थे वो कम इंपॉर्टेंस के थे और वो गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स द्वारा हैंडल किए जा रहे थे। लेकिन जो रिजर्व में थे जितने भी सब्जेक्ट्स वो सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे और वो एडमिनिस्टर किसके द्वारा किए जा रहे थे, गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी होगी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे वो किसके द्वारा हैंडल किए जा रहे थे, गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स के द्वारा। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लॉस बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले लॉस बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो लॉस को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ट्रांसफर लेवल पे जितने भी सब्जेक्ट थे वो कम इंपॉर्टेंस के थे और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नर हैंडल कर रहा था और लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर मतलब मिलकर हैंडल कर रहे थे इसको, ठीक है। और रिजर्व लेवल पे क्या है, रिजर्व लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो थे वो इसी में थे, रिजर्व लेवल में, और इसको हैंडल कौन कर रहा था, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स। अब देखिए ये मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे मैंने बता ही दिया आपको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह क्या है, लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन होता है डायआरसी क्या होता है, ठीक है। डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस मतलब दो तरह की जो गवर्नमेंट होती है जब वो लग जाती है, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस इज नोन एज डायआरसी, ठीक है। और मतलब डायआरसी है टेकिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डाई प्लस आर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स डबल रूल। वही मैंने बताया जब दो गवर्नमेंट एक साथ रूल करती है किसी जगह पे तो उसको कहते हैं डायआर्की गवर्नमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस वाज द फर्स्ट टाइम इन 1919। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डायरेक्ट इलेक्शन हमारे जो है कंट्री में कब हुए थे, वो हुए थे 1919 में। ये मैं कुछ फैक्ट्स देता चलता हूँ, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको और अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। ये मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ जिससे आपकी एक पकड़ बनी रहे अच्छी फैक्ट्स पे भी। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम देखिए बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए कंट्री में। ये मैंने बता ही दिया आपको पीछे कि डायरेक्ट इलेक्शंस कब आए थे हमारे देश में, सबसे पहले 1919 में, गवर्नमेंट वही जब आया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम आया बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस्ड, अब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस कर दिया था किसने, बायकैमरल लेजिस्लेचर में। और बायकैमरल लेजिस्लेचर क्या है, देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड है बायकैमरल लेजिस्लेचर, पहला अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब वही राज्यसभा और लोअर हाउस मतलब वही लोकसभा, ठीक है। अपर हाउस को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और लोअर हाउस को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाउ हैज़ द 3 मेंबर्स इंडियंस आउट ऑफ 6 मेंबर्स। अब आप लोग एक चीज़ ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये लोग धीरे धीरे इंडियंस को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे रहे थे और वो इसलिए दे रहे थे कि इंडियंस हमारे साथ कॉपरेट करें जिससे हम इन पे आराम से रूल कर सकें, ठीक है, इनके सिटीजन्स पे। मतलब वो थोड़े जितने मतलब जो एलिट्स ग्रुप्स था इंडियंस का वो उनके ऊपर थोड़ा शिकंजा कस रहे थे, धीरे धीरे जो है इंडियंस पे अच्छी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही वो लोग यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा। वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था अब उसमें जो है 3 मेंबर्स इंडियंस थे आउट ऑफ, यानी 50% जो है इंडियंस को दिया हुआ था उन्होंने। 3 मेंबर्स इंडियंस थे 6 मेंबर में से, किसमें, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो पूरी वो थी मेंबर्स की टीम। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इन्होंने जो है 1919 के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी एक वो दे दिया। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट जब 1909 आया था तो वहाँ पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट निकाला था मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के अंडर में। लेकिन अब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान क्या किया, इन्होंने ये किया कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए लाए, सिख्स के लिए भी लाए, क्रिश्चियंस के लिए भी लाए, एंग्लो इंडियंस के लिए लाए और यूरोपियंस के लिए भी लाए।
अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट आया था मुस्लिम्स के लिए, वो किसके अंडर में आया था? वो आया था लॉर्ड मिंटो के अंडर में। आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे पीछे जो मैं आपको पढ़ाया, यहाँ पे देखिए लॉर्ड मिंटो के अंडर में आया था वो वो 1909 के दौरान, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट ये लोग लेकर आए थे यहाँ पे। तो मुस्लिम मेंबर्स क्या कर रहे थे, मुस्लिम वोटर्स क्या कर रहे थे, मुस्लिम ही मेंबर्स को अपना वो चुन सकते थे, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो के दौरान अंदर ये हुआ था कि वो लोग सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। अब लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट जो ये आया था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने सबसे बड़ा एक चेंज ये किया कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो लेकर ही आए, लेकिन इस बार ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। अब आप लोग एक चीज़ ये नोटिस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे इंडियंस को ही बांट रहे थे आपस में। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम्स का वो डिवाइड किया, अब ये हिंदुओं में आप देख रहे हैं इन्होंने सिख्स को भी अलग करा, क्रिश्चियन, मतलब एक रिलीजन, एक वो होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे लोग आपस में कि सिक्स का हम सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आएंगे, क्रिश्चियंस के अलग हक होते हैं। अरे भैया, इंसान तो इंसान होता है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रही ये चीज़। ये लोग बस ये चाह रहे थे कि बस इंडियंस को हम किसी तरह आपस में रिफ्ट क्रिएट कर दे। और वो अगर आप देख रहे हो तो आज तक वो रिफ्ट है इंडियंस में। आज तक हम लोगों में भेदभाव वाली भावना है कि यार अगर ये मुसलमान है तो यार ये ऐसा होगा, है ना, ये छोटी जाति का तो ये ऐसा होगा, ये हिंदू है तो ये ऐसा होगा, ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये मतलब हम लोग के मन में भर के गए अंग्रेज ये सब। अभी ये हम लोग के मन में पहले नहीं था, ठीक है। ये सब उन्हीं की देन है जो आज अभी तक हम लोग के अंदर रिफ्ट एक बनी हुई है। लेकिन फिर भी हमारा देश इतना अच्छा है कि हम लोग सेक्युलर हैं, मतलब एक तरीके से हम लोग एक ही देश में रहते हैं, कितना भी हो, लेकिन एक अंदर एक भावना रहती है। जब भी नेशनल सॉन्ग जब आप सुनते होंगे, मतलब नेशनल एंथम जब आप सुनते होंगे अपना, तो सबके ही रोंगटे खड़े होते हैं। तब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा देश जो है सबसे अच्छा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे भी अच्छा है। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को तो जन्म दे ही दिया था। इन्होंने क्या करा, सिक्स को अलग करा, क्रिश्चियंस को अलग करा, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को अलग अलग इलेक्टोरेट देने लगे। अब एक चीज़ यहाँ पे ये कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? देखिए, एंग्लो इंडियंस वो लोग होते हैं जो यहाँ पे अंग्रेज़ आए थे, है ना, वो तो चले गए यहाँ पे, लेकिन कुछ अंग्रेज़ यहीं पर रह गए। अब उन्होंने भारतीयों की नागरिकता ले ली। अब मतलब भारत के वो लोग होके ही रह गए, है ना। तो अब उनके जो भी बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियंस में ही गिने जाते हैं, तो वो उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियंस। तो सिक्स क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए, उनके लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट निकाला। अब इन्होंने क्या क्रिएट करा, एक नया ऑफिस क्रिएट करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर एक नया ऑफिस आया। वो कौन सा आया? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ये कहाँ पे बनाया इन्होंने? लंदन में बनाया। अब ये तो पूरा था इंडिया ब्रिटेन एक तरीके से पूरा कनेक्टेड था, क्योंकि ब्रिटेनी वाले यहाँ पे डायरेक्ट अपनी हुकूमत चला रहे थे। तो इन्होंने हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एक नया ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन किया। कहाँ पे? लंदन में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने कर दिया। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया। लेकिन वो कब इस्टेब्लिश किया? वो किया इस्टेब्लिश 1926 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम द सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इन्होंने पहली बार सेपरेट किया किसको? प्रोविंशियल बजट को सेपरेट किया किससे? सेंट्रल बजट से, ठीक है। अब प्रोविंशियल बजट्स के अलग लॉस थे और सेंट्रल बजट के अलग लॉस थे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम दोनों ही मतलब बजट को सेपरेट कर दिया। प्रोविंशियल बजट के मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसका अलग डीलिंग चल रही थी, और सेंट्रल बजट के जितने भी मैटर्स थे उसकी अलग डीलिंग चल रही थी, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब दोनों मिक्स थे। प्रोविंशियल बजट का अलग मामला था और सेंट्रल बजट का अलग मामला था। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये देखनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर अपॉइंटमेंट किसका हुआ? एक स्टैचुरी कमिश्नर का अपॉइंटमेंट इन्होंने करा। यानी कि स्टैचुरी, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीछे था यहाँ पे जो आपको याद रखने की जरूरत है, एक नया ऑफिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन जो ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो कौन से एक्ट के अंडर हुआ था? तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर में, ठीक है। और इस दौरान हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? आपने पीछे पढ़ा है अभी। इस दौरान हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, एक मिनट, यहाँ पे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हमारे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था उसके अंदर जो हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और इसमें कौन थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर में इसमें हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को उन्होंने सेपरेट कर ही दिया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैचुरी कमिश्नर, एक स्टैचुरी कमिश्नर का कमीशन का इन्होंने अपॉइंटमेंट किया।
और वो क्यों किया? टू इंक्वायर एंड टू गिव रिपोर्ट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। यानी कि देखिए 10-10 साल के अंतर में लोग रिपोर्ट देते थे पूरी पूरी, ठीक है, इंडिया की, किसको? ब्रिटेन को, ठीक है। मतलब जो भी मतलब रिपोर्ट मतलब जो होता था इंडिया में, जो भी चीज़ घटनाएं घटती थी उसकी एक रिपोर्ट बनती थी और वो 10 साल के गैप में हमेशा जाती थी। तो इन्होंने एक अपॉइंटमेंट किया किसका? स्टैचुटरी कमीशन का। वो पूरी रिपोर्ट तैयार करता था और वो ब्रिटेन भेजता था कि 10 साल में भैया ऐसा ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं यहाँ पे। तो वो लोग उसी आधार पे अपने अपने नए नए एक्ट्स निकालते थे। अब यहाँ पे इन्होंने साइमन कमीशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन को आना था 1929 में, लेकिन इन्होंने देखिए क्या किया, 2 साल पहले ही, ड्यूरेशन के ठीक 2 साल पहले ही जो है साइमन कमीशन इंडिया आ गया। कब आया? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आ गया। साइमन कमीशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था वो क्या था? टू रिपोर्ट द कंडीशंस ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो चल रहा था, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो चल रहा था करेंटली, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है किसको देनी थी? साइमन कमीशन को देनी थी। तो साइमन कमीशन का जो है गठन हुआ था और इनको आना कब था? इनको आना था 1929 में, लेकिन ये लोग कब आ गए? नवंबर 1927 में, ठीक है। इसके अंडर में अगर आप देख रहे हो तो उसमें इसके अंडर में 7 मेंबर्स थे। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या थी इसमें, जैसे आप पीछे देख रहे थे कि कहीं ना कहीं इंडियंस को ये लोग इंक्लूड कर रहे थे अपने, जैसे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर थे इंडिया के 6 में से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था? साइमन कमीशन जो था उसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे कोई भी इंडियन साइमन कमीशन के अंडर में नहीं था। और टोटल कितने मेंबर्स थे इसके अंदर में? 7 मेंबर्स थे और कोई भी इंडियन नहीं था। और इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर जॉन साइमन किसके हेड थे? साइमन कमीशन के। ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड इट बिकॉज देयर वॉज नॉट अ सिंगल, देखिए अब जो कोई भी इंडियन नहीं होगा, अब कोई भी मतलब बाहर के अगर 6-7 आदमी अगर आ जाओ, कोई भी अपना मतलब उसमें दिखे ही ना, तो भैया सारी पार्टीज़ ने इसको बॉयकॉट कर दिया कि भैया इंडियंस तो कोई इसमें है ही नहीं, तो वो हमारी भावनाओं को क्या समझेगा। तो सारी पार्टीज़ ने मिलकर बॉयकॉट कर दिया किसको? साइमन कमीशन को। और वो क्यों करा? क्योंकि उसका मतलब उनकी टीम में जो 7 मेंबर की इनकी टीम थी उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ठीक है। टू रिपोर्ट अ कंडीशन, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो ये हो गया हमारा साइमन कमीशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसको हेड कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन। और इनको आना कब था इंडिया? इनको आना था 1929 में। या कब गए? नवंबर 1927 में। और इनको रिपोर्ट देनी थी इंडिया की कंडीशन की अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन इन्होंने बाद में इसमें ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो चल रहा है इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसलिए बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था हमारा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साइमन कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट। देखिए साइमन कमीशन आया नवंबर 1927 में आया, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब दे दी? इसने अपनी पूरी रिपोर्ट जो सबमिट कर दी वो कब सबमिट करी? 1930 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी बना के कि भैया इंडिया में ऐसा ऐसा चल रहा है। और इन्होंने रिकमेंड किया कि जो डायरची यहाँ पे चल रही है उसका एबॉलिशन किया जाए। और प्रपोजल ये रखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को गवर्न करनी चाहिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और हुई भी थी, ठीक है। तो इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी 1930 में, जो भी कंडीशन चल रही थी इंडिया में। दूसरी इन्होंने रिकमेंडेशन ये करी कि डायाची का अबॉलिशन हो, जो यहाँ पे डुअल गवर्नेंस चल रही है उसका अबॉलिशन हो जाना चाहिए। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने प्रपोजल रखा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इन्होंने प्रपोजल रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है प्री में, ठीक है, कि महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। तो महात्मा गांधी ने अटेंड करी थी 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और जो हेल्ड हुई थी इंग्लैंड में इन 1931। साइमन कमीशन रिकमेंडेड द सर्टेन चेंजेस एंड डिमांडिंग फॉर द गवर्नमेंट। ये देखिए मैंने आपको बताया ही पीछे कि साइमन कमीशन संतुष्ट नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, तो उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स कहा इसमें करो। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक निकालना चाहिए। अब हम लोग एक देख लेते हैं कम्युनल अवार्ड। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर एक और नई चीज़ है, आप देखिए नहीं, इंडियंस को बांट रहे थे, सिक्स का अलग इलेक्टोरेट निकाला इन्होंने, क्रिश्चियंस का अलग इलेक्टोरेट निकाला, मुस्लिम्स का निकल ही चुका था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। किसके अंडर में निकला था? लॉर्ड मिंटो के अंडर में निकल चुका था, है ना। तो अब ये लोग ये देख रहे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंडिया मुस्लिम मतलब हिंदू मुस्लिम्स में तो कर ही दिया था इन्होंने, हिंदूज में भी डिवाइड कर रहे थे। अब ये लोग कम्युनल अवार्ड लेकर आए थे। कम्युनल अवार्ड में देखिए जो मतलब एक तरीके से मतलब उनके लिए था, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ पे देखेंगे। इन अगस्त 1932 जो ब्रिटिश के पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, केम अप विद द रिकमेंडेशन ऑफ कम्युनल अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछ लिया था कि कम्युनल अवार्ड की रिकमेंडेशन किसने करी थी, कौन से ब्रिटिश पीएम ने करी थी? तो वो करी थी रामसे मैकडोनाल्ड ने। As Britishers already gave a separate electorate for the Muslims, 6 Anglo-Indians और Europeans, now they come up with the communal award। तो आप इनकी पॉलिसी देख रहे हैं। अब ये अवार्ड्स की पॉलिसी भी है, बांट तो इन्होंने दिया एक तरीके से, इलेक्टोरेट इन्होंने सेपरेट निकाल दिए सबके। अब इन्होंने अवार्ड, एक अवार्ड नाम से निकाल दिया कम्युनल अवार्ड। इस तरीके से लोग ड्रिफ्ट क्रिएट कर रहे थे इंडियंस के बीच में, ठीक है। दे वॉन्ट
टू गिव दिस अवार्ड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी शेड्यूल कास्ट को ये मतलब देना चाहते हैं। हिंदुओं में ही बांट रहे थे, मतलब हिंदुओं में ही जाति पाति का भेदभाव कर रहे थे। नहीं तो पहले हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं था, ऊंच नीच कुछ भी नहीं था, हम सब इंडियंस एक हैं और आज भी एक है। लेकिन बस कुछ थोड़ी सी वो होते हैं ना, जो लोगों को नहीं बातें समझ में नहीं आती हैं, तो वो लोग शायद वो ब्रिटिशर्स की ही देन है जो आज तक हम लोगों में थोड़ी सी रिफ्ट होती है। नहीं तो ऐसा नहीं है, नहीं तो अभी हम लोग कैसे रह रहे होते हैं, इतनी भाषाएं हमारे यहाँ, इतने रिलीजन है, फिर भी हम लोग इतने प्रेम से रहते हैं। वो कहने की बातें हैं, वो थोड़ा सा आप देख पाते हो कि थोड़ी सी इधर उधर की भड़काऊ बातें जो हो जाती हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स की देन है ये, हम लोग के वो डाल गए दिमाग में। तो कुछ होते हैं जो नहीं समझ पाते इन बातों को, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ, ठीक है। दे वॉन्ट टू गिव दिस अवार्ड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, वो डिप्रेस्ड क्लासेस को अवार्ड देना चाहते थे, यानी कि शेड्यूल कास्ट टू क्रिएट अ रिफ्ट अमंग द हिंदूज। फॉर दिस कम्युनल अवार्ड गांधी जी वॉज टू एंग्री, यानी कि देखिए आप गांधी जी इससे एंग्री हो गए थे कि भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग हमारे यहाँ, आप इतनी रिफ्ट क्यों क्रिएट कर रहे हो, आपने क्यों निकाला कम्युनल अवार्ड। वो इसमें रिफॉर्म्स चाहते थे, मतलब जो भी इसकी पॉलिसी थी जो डिप्रेस क्लासेस को मतलब जो दे रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन उसमें कुछ ये रिफॉर्म्स चाह रहे थे। तो उन्होंने एक फास्ट मतलब एक तरीके से आप अनशन कह दो, जैसे अन्ना हजारे ने किया था इतना बड़ा अनशन इतने बड़े लेवल पे, ऐसे ही महात्मा गांधी बैठ गए अनशन पे, ठीक है। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं समझा, वो कम्युनल अवार्ड के सख्त से सख्त खिलाफ थे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पीछे देखा कि महात्मा गांधी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी इंग्लैंड में 1931 में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है प्री में कभी कभी। तो अब यहाँ पे मॉडिफाई चाहते थे पॉलिसीज़ में किसकी, अवार्ड की, ठीक है, जो भी निकला था अवार्ड। एट लास्ट देयर वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन, मतलब अब उन्होंने कहा भैया गांधी जी अनशन में कहाँ बैठे थे, देखिए ये बैठे थे यरवदा जेल इन पूना, ठीक है। तो अब इन्होंने ये कहा कि अग्रीमेंट एक हुआ किसके बीच में, कांग्रेस लीडर्स और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में, वही शेड्यूल कास्ट के बीच में। तो कांग्रेस लीडर और शेड्यूल कास्ट के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जो मतलब नोन एज द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट उसको नाम दिया जाता है कि एक तरफ कांग्रेस के लीडर्स थे और एक तरफ डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे, इन्होंने आपस में अग्रीमेंट किया, तो उसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या कहा गया, रिटेन द हिंदूज जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव द रिजर्व सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि वो हिंदूज को मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट था, मतलब एक तरीके से हिंदूज को नहीं सेपरेट कर रहे थे कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट अब शेड्यूल कास्ट का भी निकला है, ऐसे निकला है जात पात के भेदभाव पे। अब वो चाह रहे थे कि मतलब ये हिंदूज का एक ही इलेक्टोरेट हो, ठीक है, वो इसी को रिटेन करना चाह रहे थे, लेकिन वो एक रिजर्वेशन कर चाह रहे थे सीट्स के लिए, किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको मेरे वीडियोस और मतलब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना ही मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो आपको कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो वो भी मैं करूँगा, ठीक है। जैसा भी आप मुझे बताइएगा मैं उसको पूरा अच्छे से मतलब कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करिए, उसमें मैंने अपने सारे लेक्चर 1 से डाला हुआ है, ठीक है। आज मैं रिवीजन नहीं दे रहा हूँ आपको, अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा जो मैंने फर्स्ट क्लास से अब तक पढ़ाया, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, खाली पढ़ते रहने से नहीं होगा, रिवाइज टाइम टू टाइम आपको करना होगा, तभी ये आपको अच्छे से ये डेट्स और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद होंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मेरे पॉलिटिकल लेक्चर्स में फैक्ट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं फैक्ट्स भी इंक्लूड करूँगा। और करंट अफेयर्स चाहिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो वो भी बताइए। थैंक यू एंड हैव आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।